हाय एवरीवन, दिस इज पूनम कश्यप और आज के इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ दृष्टि करंट अफेयर का पार्ट 7। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अत्यंत महत्वपूर्ण घटनाएं चर्चा में क्यों। 27 अक्टूबर 2020 को नई दिल्ली में भारत अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता विदेश और रक्षा मंत्रियों के नेतृत्व में आयोजित की गई। प्रमुख बिंदु। 2+2 वार्ता भारत और अमेरिका के बीच एक उच्चतम स्तर का स्थानांतरित तंत्र है जो दोनों देशों के मध्य सुरक्षा, रक्षा तथा रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा के लिए मंच प्रदान करता है। 2+2 वार्ता के प्रथम दो दौर वर्ष 2018 और 2019 में आयोजित किए गए थे। भारत द्वारा अमेरिका के अतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया और जापान साथ 2+2 स्तर की वार्ता आयोजित की जाती है। भारत ने अमेरिका के साथ भूस्थानिक सहयोग के लिए बुनियादी विनिमय तथा सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। यह अमेरिका रक्षा विभाग और भारत सरकार की रक्षा मंत्रालय की राष्ट्रीय भूस्थानिक खुफिया एजेंसी के बीच प्रस्तावित एक संचार समझौता है। यह समझौता भारत और अमेरिका को उन्नत उपग्रह तथा स्थलाकृतित डेटा जैसे मानवचित्र, समुद्रिक एवं वैमानिक चार्ट, भूगणितीय, भूभौतिक, भूचुम्बकीय एवं गुरुत्वाकर्षण डेटा सहित सैन्य जानकारी साझा करने की अनुमति देगा। साझा की गई अधिकांश जानकारी अवगीकृत होगी। हालांकि किसी तीसरे पक्ष के साथ जानकारी साझा करने से रोकने के लिए सुरक्षा उपयोगों के साथ वर्गीकृत जानकारी साझा करने का प्रावधान शामिल है। बीईसीए दोनों देशों के बीच हस्तांतरित 4 मूलभूत सैन्य संचार समझौते में से एक है। अन्य 3 इस प्रकार हैं। लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट पर भारत ने वर्ष 2016 में हस्ताक्षर किए थे। यह समझौता दोनों देशों की सेनाओं की एक दूसरे की सैन्य सुविधाओं को तक पहुंच को आसान बनाना है, लेकिन यह इसे स्वचालित या अनिवार्य नहीं बनाता। संचार संगतता और सुरक्षा समझौता। संचार संगतता और सुरक्षा समझौता एन्क्रिप्टेड संचार प्रणाली के हस्तांतरण को सरल बनाता है और उच्च तकनीक वाले सैन्य उपकरणों को साझा करने हेतु यह समझौता अमेरिका की प्रमुख आवश्यकता है। सैन्य सूचना समझौता की सामान्य सुरक्षा। सैन्य सूचना समझौते की सामान्य सुरक्षा पर भारत ने वर्ष 2002 में हस्ताक्षर किए थे। यह सेनाओं को उन द्वारा एकत्रित खुफिया जानकारी को साझा करने की अनुमति देता है। वार्ता में संपन्न महत्वपूर्ण समझौते। अमेरिका द्वारा एशिया प्रांत क्षेत्र में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की भूमिका और कोविड-19 महामारी के दौरान भी चीन के रवैया को विश्व के समकक्ष सबसे बड़ा खतरा बताया गया। अमेरिका ने कानून का शासन, पारदर्शिता और स्वतंत्रता नेविगेशन प्रणाली के साथ ही एक मुक्त, खुले और समृद्ध भारत प्रशांत क्षेत्र की आवश्यकता पर बल दिया। इसके अतिरिक्त पृथ्वी अवलोकन और पृथ्वी विज्ञान में तकनीकी सहयोग को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। परमाणु ऊर्जा भागीदारी के लिए वैश्विक केंद्र संबंधी समझौता ज्ञापन की समयावधि बढ़ाने के लिए भी सहमति व्यक्त की गई। सीमा शुल्क डेटा के इलेक्ट्रॉनिक विनिमय के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। पारंपरिक भारतीय दवाओं के क्षेत्र में सहयोग पर एक लेटर ऑफ इंटेंट पर भी हस्ताक्षर किए गए। अफगानिस्तान की स्थिति पर चर्चा और उनकी शांति प्रक्रिया के लिए समर्थन पर सहमति व्यक्त की गई। समझौतों का महत्व। बीईसीए के माध्यम से अमेरिका के साथ भूस्थानिक खुफिया जानकारी साझा होने से स्वचालित हार्डवेयर सिस्टम, क्रूज मिसाइलों, बैलिस्टिक मिसाइलें, ड्रोन जैसे हथियारों के क्षेत्र में भारतीय सेना की दक्षता को बढ़ावा मिलेगा। भारत और अमेरिका के अलावा क्वाड के 2 अन्य सदस्य ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ सहयोग बढ़ाने में मदद मिलेगी। भारत अमेरिका के समक्ष चुनौतियों के कारण ही दोनों देशों के बीच साझेदारी लगातार मजबूत होती जा रही है। हस्तांतरित बीईसीए समझौता दोनों देशों के चीन द्वारा उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के साथ ही मुक्त एवं खुले और समृद्ध भारत प्रशांत क्षेत्र के निर्माण में मदद करेगा। भारत अमेरिका संबंधों की पृष्ठभूमि। भारत और अमेरिका का इतिहास कई मामलों में समान रहा है, जैसे दोनों देशों में औपनिवेशिक सरकारों के खिलाफ संघर्ष कर स्वतंत्रता प्राप्त की। अमेरिका वर्ष 1776 और भारत वर्ष 1947 तथा स्वतंत्र राष्ट्रों के रूप में दोनों ने शासन की लोकतांत्रिकता प्रणाली को अपनाया, परंतु
आर्थिक और वैश्विक संबंध के क्षेत्र में भारत तथा अमेरिका के दृष्टिकोण में असमानता के कारण दोनों देशों के संबंधों में लंबे समय तक कोई प्रगति नहीं हुई। अमेरिका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थक रहा है, जबकि भारत ने स्वतंत्रता के बाद विकास के संदर्भ में समाजवादी अर्थव्यवस्था को महत्व दिया। इसके अतिरिक्त शीत युद्ध के दौरान जहां अमेरिका ने पश्चिमी देशों का नेतृत्व किया, वहीं भारत ने गुटनिरपेक्ष दल के सदस्य के रूप में तटस्थ बने रहने की विचारधारा को का समर्थन किया। 1990 में दशक में भारतीय आर्थिक नीति के बदलाव के परिणाम स्वरूप भारत अमेरिका के बीच संबंधों में कुछ सुधार देखा गया तथा पिछले एक दशक में इस दिशा में अभूतपूर्व प्रगति हुई। भारत अमेरिका संबंधों के विभिन्न आयाम। रक्षा क्षेत्र। भारत अमेरिका द्वारा जारी संयुक्त बयान के अनुसार ओबामा शासक के दौरान किए गए बढ़ते सामरिक अभिसरण समझौते के तहत सैन्य, समुद्री और खुफिया सहयोगों को ही आगे बढ़ाने पर कार्य किया जा रहा है। भारत प्रशांत क्षेत्र, जो कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को शामिल करता है, के माध्यम से नेविगेशन, ओवरफ्लाइट ऑफ वाणिज्य की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के साथ स्थान पर केवल नेविगेशन की स्वतंत्रता पर ही ज़्यादा जोर दिया जाता है। भारत ने अमेरिका के से 24 MH-16 रोमियो हेलीकॉप्टर और 6 अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर का आयात किया है। साथ ही दोनों देशों के मध्य लगभग $3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की रक्षा खरीद पर सहमति बनी है। इसके अतिरिक्त भारत द्वारा अमेरिका से उन्नत रक्षा प्रणाली, हथियार युक्त एवं गैर हथियार वाले ड्रोन विमानों का आयाम भी किया जा रहा है। उपयुक्त समझौते के अतिरिक्त दोनों ही देश अन्य सुविधा मुद्दों जैसे मानव तस्करी, हिंसक अतिवाद, साइबर अपराध, ड्रग तस्करी आदि अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के खिलाफ मिलकर लड़ने की नीति पर कार्य कर रहे हैं। ऊर्जा और तकनीकी क्षेत्र में सहयोग। ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत की सार्वजनिक क्षेत्रों की कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और भारतीय कंपनी एक्सॉन मोबाइल LNG लिमिटेड के बीच में प्राकृतिक गैसों के आयात पर सहमति बनी। भारत में नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन द्वारा भारत ने अपनी वित्तीय इकाई की स्थापना के माध्यम से 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश किए जाने का कार्य प्रगति पर है। इसके साथ ही दोनों देशों में न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, वेस्टिंगहाउस इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के सहयोग से भारत में 6 नए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की योजना को जल्द ही अंतिम रूप देने पर सहमति जताई है। साथ ही मेक इन इंडिया पहल के तहत विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी हस्तांतरण पर भी समझौते किए गए हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र। भारत और अमेरिका द्वारा लगातार हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के संबंध में भारत और अमेरिका के आसियान को केंद्र में रखते हुए एक स्वतंत्र, खुले, समायोजित और समृद्ध हिंद प्रशांत की अवधारणा का समर्थन किया है। दक्षिणी चीन सागर में अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत सभी देशों के हितों की रक्षा के लिए एक सार्थक आचार संहिता के निर्माण पर जोर दिया जा रहा है। इसके साथ ही दोनों देशों ने वैश्विक स्तर पर उन्नत एवं प्रभावी विकास को बढ़ाने की अपनी साझा प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए अन्य देशों में सहयोग के लिए US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और विकास भागीदारी प्रशासन के बीच नई साझेदारी की पहल का समर्थन किया है। चुनौतियां। दक्षिण चीन सागर में चीन के लगातार आक्रामक व्यवहार पर सुनियोजित तरीके से कोई विशेष रणनीति पर सहमति नहीं बन पाई। इसके अतिरिक्त चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के संबंध में भी अमेरिका द्वारा भारत को कोई विशेष सहयोग नहीं प्रदान किया गया है। प्रवासन हेतु विशेष H-1B वीजा समस्या के संदर्भ में भी कोई विशेष सहमति या समझौते की स्थिति नहीं बन सकी है। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर अमेरिका द्वारा सदैव कठोर नीति अपनाई गई। इसी परिप्रेक्ष्य में ट्रंप प्रशासन द्वारा अमेरिका को पेरिस समझौते से अलग कर लिया गया है। आगे की राह। भारत अमेरिका के बीच वर्तमान द्विपक्षीय संबंधों का लाभ उठाते हुए भारत को नवीन तकनीकी, रक्षा और अंतरिक्ष जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अमेरिका सहित अन्य देशों में भी व्यापक स्तर पर विदेशी निवेश को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। भारत अमेरिका संबंधों में सुधार और तकनीकी अर्थव्यवस्था के विकास में प्रवासी भारतीयों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। ऐसे में इस क्षेत्र में परस्पर सहयोग जैसे वीजा नियमों में सुधार आदि के प्रयास किए जाने चाहिए। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बहुपक्षीय गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। चर्चा में क्यों?
नेचर पत्रिका में प्रकाशित एक शोध पत्र के अनुसार मानव प्रेरित गतिविधियों की वजह से वर्ष 1980 से 2016 के बीच नाइट्रस ऑक्साइड एनओ के उत्सर्जन में 30% की वृद्धि हुई है। प्रमुख बिंदु: यह शोध कार्य अंतर्राष्ट्रीय नाइट्रोजन पहल और ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट ऑफ फ्यूचर अर्थ द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था, जिसमें 14 देशों में 48 संस्थाओं के 57 वैज्ञानिक शामिल थे। अध्ययन में 21 प्राकृतिक और मानवीय स्रोतों का विश्लेषण किया गया है, जिसमें पाया है कि कुल उत्सर्जन का 43% मानव स्रोतों से आया है। यह वैश्विक नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन का अब तक का सबसे व्यापक अध्ययन है। इसके प्राकृतिक तथा मानव प्रेरित गतिविधियां दोनों से उत्सर्जित नाइट्रोजन का अध्ययन किया जा गया है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड NOx। नाइट्रोजन ऑक्साइड को ओजोन का पूर्ववर्ती माना जाता है, जो ओजोन के समान क्षोभमंडल में एक ग्रीन हाउस गैस GHG है। नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड में से केवल 3 अर्थात नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2, नाइट्रस ऑक्साइड NO और नाइट्रस ऑक्साइड N2O ही महत्वपूर्ण मात्रा में वातावरण में मौजूद है। नाइट्रोजन के अन्य 2 ऑक्साइड नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड NO3 और नाइट्रोजन पेंट्राऑक्साइड N2O5 हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx अम्ल वर्षा और क्षोभमंडल में ओजोन के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाती है। नाइट्रस ऑक्साइड NO नाइट्रस ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की तुलना में 300 गुना अधिक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। नाइट्रस ऑक्साइड 125 वर्षों तक वातावरण में रह सकती है। नाइट्रस ऑक्साइड की वैश्विक सांद्रता वर्ष 1750 के 270 ppb पार्ट्स पर बिलियन से बढ़कर वर्ष 2018 में 331 ppb हो गई है, अर्थात इसमें 20% की वृद्धि हुई है। मानव प्रेरित उत्सर्जन के कारण पिछले 5 दशकों में से इसकी सांद्रता में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। वर्तमान में नाइट्रस ऑक्साइड ओजोन परत के लिए प्रमुख खतरा है, क्योंकि वातावरण में इसकी सांद्रता लंबे समय तक बनी रहती है। शोध पत्र के अनुसार विकासशील देश यथा भारत, चीन और ब्राजील आदि का नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन में प्रमुख योगदान है। अध्ययन का महत्व: नाइट्रस ऑक्साइड की वायुमंडल में बढ़ती मात्रा का आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जलवायु परिवर्तन में गैर कार्बन स्रोतों का योगदान बढ़ रहा है, जबकि वर्तमान में वैश्विक जलवायु परिवर्तन वार्ताओं का मुख्य ध्यान कार्बन के उत्सर्जन और शमन पर केंद्रित है। जलवायु संकट और वैश्विक खाद्य सुरक्षा के मध्य ही भी द्वैतवाद देखने को मिलता है। पिछले 4 दशकों ने नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन का एक बड़ा हिस्सा कृषि क्षेत्र में नाइट्रोजन आधारित उर्वरकों के प्रयोग से आया है। भोजन तथा पशु चारे की बढ़ती मांग के कारण नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन की मात्रा में वृद्धि हो सकती है। आगे की राह: संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा UNEA को स्थायी नाइट्रोजन प्रबंधन पर संकल्प को लागू करने की दिशा में कार्य करना चाहिए। यह संकल्प सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वैश्विक नाइट्रोजन चक्र के बेहतर प्रबंधन हेतु विकल्प तलाशने का समर्थन करता है। नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने के लिए अच्छी तरह से स्थापित प्रथाओं और प्रौद्योगिकियों की वैश्विक उपलब्धता के लिए सभी देशों को एक साथ मिलकर कार्य करना चाहिए। यूरोपीय देशों द्वारा अपनाई गई औद्योगिक और कृषि नीतियों से नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी करने में मदद मिलती है। ऐसे प्रयासों को यूरोप के साथ ही विश्व स्तर पर अपनाए जाने की आवश्यकता है। चर्चा में क्यों: महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में मामलों की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को दे दी गई सामान्य सहमति वापस ले ली है। महाराष्ट्र सरकार ने इस निर्णय का अर्थ है कि अब राज्य में पंजीकृत होने वाले किसी भी मामले की जांच करने के लिए केंद्रीय एजेंसी का अलग से सहमति लेनी होगी। प्रमुख बिंदु: महाराष्ट्र सरकार का यह निर्णय उन मामलों को प्रभावित नहीं करेगा जिनकी जांच पहले से ही केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI द्वारा की जा रही है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को दी गई सामान्य सहमति को वापस लेने का निर्णय संदेह से प्रेरित कर लगता है कि कथित टेलीविजन रेटिंग पॉइंट TRP घोटाले की जांच का मामला केंद्रीय एजेंसी को हस्तांतरित किया जा सकता है,
जबकि अभी इसकी जांच मुंबई पुलिस द्वारा की जा रही है। महाराष्ट्र सरकार को डर है कि यदि यह मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के पास जाता है तो इसकी जांच सही ढंग से नहीं की जाएगी। इससे पूर्व केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने उत्तर प्रदेश के एक मामले की जांच को अपने अधीन कर लिया था, जबकि उसकी जांच उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा की जा रही थी। वहीं कुछ माह पहले महाराष्ट्र में भी सीबीआई ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच को बिहार सरकार की अपील पर अपने अधीन कर लिया था, जिसकी जांच पहले महाराष्ट्र मुंबई द्वारा की जा रही थी। उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र सीबीआई से अपनी सामान्य सहमति वापस लेने वाला पहला राज्य नहीं है। इससे पूर्व आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ ने केंद्रीय एजेंसियों की कार्य प्रणाली पर अविश्वास जताते हुए अपनी सामान्य सहमति वापस ले ली थी। सामान्य सहमति जनरल कंसेंट आमतौर पर सीबीआई को संबंधित राज्य में केंद्र सरकार के लोक सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच की मदद करने के लिए दी जाती है। किसी राज्य सरकार के कर्मचारियों या हिंसक अपराध से संबंधित मामलों की जांच किसी राज्य में सीबीआई तक कर सकती है, जब राज्य सरकार इसके लिए सहमति देती है। ऐसे मामले में विशिष्ट सहमति लेना जरूरी है। सीबीआई जांच के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है, जब सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय किसी मामले की विशेष जांच सीबीआई को सौंपने का निर्देश देता है तो ऐसी स्थिति में डीएसपीई एक्ट के तहत किसी राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट एक हाई कोर्ट एवं राज्य सरकार की सहमति के बिना सीबीआई को किसी मामले की जांच के लिए निर्देश दे सकते हैं। सुधार की जरूरत केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को समय समय पर राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों की जांच के विवाद और आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने वर्षों से सीबीआई को राजनीतिक दबावों से मुक्त रखने की कोशिश की है और इसे स्वायत्तता प्रदान करने पर बल दिया है। एलपी सिंह सहमति समिति 1978 ने सीबीआई के कर्तव्यों और कार्यों संबंधित वैधानिक चार्टों की कमी को दूर करने के लिए एक व्यापक केंद्रीय कानून बनाने की सिफारिश की। दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग 2007 ने भी सुझाव दिया है कि सीबीआई के कामकाज के संचालन के लिए एक नया कानून बनाया जाना चाहिए। संसदीय स्थानीय समिति 2007 और 2008 की 19वीं और 24वीं रिपोर्ट में भी सीबीआई को कानूनी अधिकार, बुनियादी ढांचे और संसाधनों के मामले में मजबूती प्रदान करने पर बल दिया गया है। तो 24वीं रिपोर्ट में सीबीआई द्वारा अपराधों पर स्वयं संज्ञान लेने की बात कही गई है थी और यह भी कहा गया है कि ऐसा करना किसी भी तरह से हमारे संघीय ढांचे को प्रभावित नहीं करता। अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों से के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने के लिए सीबीआई के पास शक्तियां होनी चाहिए, चाहे ऐसे अधिकारियां कोई भी कार्य कर रहे हों या किसी भी राज्य में सेवारत हों। निष्कर्ष सीबीआई की गिरती साख के लिए केंद्र सरकार ही अधिकांश जिम्मेदार रही है, जो इस संस्था को व्यक्तिगत रूप से राजनीतिक इस्तेमाल करती रही है। अगर ऐसा ना होता तो देश की सर्वोच्च जांच एजेंसियों की न्यायपालिका द्वारा पिंजरे में बंद तोता की संज्ञा नहीं दी जाती। जरूरत है कि इस जांच एजेंसी को प्रभावी कार्रवाई हेतु शक्तियां दी जाएं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसे कामकाज के सरकारों का आवश्यकता हस्तक्षेप न हो सके।